Assalamu alaikum students, myself Hafsa, lecturer of microbiology from King Tas College, Gujarat. आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एज यू नो स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, हमने उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी वगैरह का पढ़ा था। आज हम इसका स्कोप देखेंगे कि हमारे ज़िंदगी में, डेली लाइफ में, हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, हमारे फ्यूचर में माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। इसमें जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जांपल एलजी हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, यीस्ट और प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हमने किस में करनी है, माइक्रोबायोलॉजी में करनी है। फर्स्ट पॉइंट की समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमने देखना है कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जौन से हैं वो ह्यूमन के लिए, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लाइक उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ उनको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें भी अपना इंटरेस्ट शो करवाना है कि कैसे वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कैसे वो नुकसान दे रहे हैं, फ़ायदा कैसे पहुंचाते हैं। हमारी जो सारी की सारी मेडिसिन बनती हैं, एंटीबायोटिक्स बनती हैं, वैक्सीनेशंस बनती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ही बनती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही किल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और हमारे इफ़ेक्ट कैसे करते हैं, इफ़ेक्ट ऐसे करते हैं कि हमें डिजीज़ वगैरह काज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस हो गया, वो वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमें हेपेटाइटिस हो जाता है। डायरिया वगैरह हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इस तरह ये इफेक्ट करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे। हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये फाउंडेशन है माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट करना। अब थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड सोरिंग ऑफ द मिल्क। इसकी मैं आपको थोड़ी सी बेस बनाती हूँ। लाइक हमारा पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारे फ्रूट्स वगैरह को यूज़ करके लोग शराब वगैरह बनाते थे। ठीक है, और हमारे मिल्क से दही बनता था, लेकिन लोगों को इसकी पिछली हिस्ट्री का नहीं पता था कि कैसे मिल्क से रातों रात दही बन जाता है और फ्रूट जूसी से हमारे जौन से हैं शराब वगैरह बन जाती है, फर्मेंटेशन हो जाती है। तो फिर क्या हुआ, इन द लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में एक साइंटिस्ट आया, पास्चर। ठीक है, उसने आके फिर ये दिया, ये शो करवाया, ये इन्वेंट किया कि बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं शुगर को अल्कोहल एंड एसिड्स वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूसेस की होती है और सॉवरिंग ऑफ मिल्क हो जाता है, जिससे फिर हमारा योगर्ट बन जाता है। ठीक है, किसने किया था, 19th सेंचुरी के लास्ट में पास्चर ने। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में किसने किया, पास्चर ने शो किया था कि बैक्टीरिया जौन से होते हैं कन्वर्ट कर देते हैं शुगर्स को टू द अल्कोहल में एंड द एसिड्स में, जिससे क्या हो जाती है, फर्मेंटेशन हो जाती है फ्रूट जूसेस की और सोरिंग ऑफ द मिल्क हो जाता है। मतलब कि हमारा जौन सा दूध है वो दही में बदल जाता है और फ्रूट्स की हमारी फर्मेंटेशन हो जाती है। यहाँ तक ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट, ग्रोथ ऑफ फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जिसमें हमारी मेडिसिन वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, मेडिसिन वगैरह बनती हैं। ठीक है, उसकी ग्रोथ में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। कैसे रोल है, लाइक बहुत सारी मेडिसिन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो बेनिफिशियल होती हैं, इसलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने उसकी ग्रोथ को कैसे मेंटेन करना है, हमने उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना है, उसकी रेगुलेशन प्रोसीजर वगैरह को हमने मेंटेन करना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम ग्रोथ ऑफ फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज की भी कर सकते हैं और बेहतरीन मेडिसिन, वैक्सीनेशंस, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, स्टेरिलाइज प्रोडक्ट्स क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन पहले बताती हूँ। स्टेरिलाइजेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे किल करना, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने किल करना होता है, हमने डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके। उसमें हमारा ड्राई हीट प्रोसीजर भी आ सकता है, मॉइस्ट हीट भी आ सकता है, रेडिएशंस वगैरह को यूज़ करके हम कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग करके यूज़ कर सकते हैं। और हमने अपने प्रोडक्ट को इस कदर स्टेरिलाइज कर देना है ताकि वो ह्यूमंस को नुकसान ना दे सके, उन पर कोई भी इफेक्ट ना कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मेडिसिन कॉन्टेमिनेटेड विद पोटेंशियली
पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज काज करते हैं, ठीक है। आर सेफली हैजर्डस सो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन बाय वल्नरेबल रेट्स। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। कुछ हमारी मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिस पे पैथोजेंस जो होते हैं डिजीज काज कर रहे होते हैं, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको कंटेमिनेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मेडिसिन है, वो हमने सील पैक नहीं है या फिर स्टरलाइज नहीं हो क्या हुई, या कुछ भी उसमें उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और उस पर पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने डिजीज काज कर दी है और वो कंटेमिनेट हो गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वो मेडिसिन अगर ह्यूमंस यूज करेंगे तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हैजर्डस है, नुकसानदेह है, उनको बीमारियां बढ़ा सकती हैं, बीमारी काज कर सकती हैं, ठीक है। तो वो जो से इंजेक्शंस वगैरह हो गए, मेडिसिन हो गए, तो वो जब हम बॉडी वगैरह पे यूज़ करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, या फिर हम डायरेक्ट कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं, कुछ हम आइज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास स्टेरिलाइज होकर नहीं आए होते प्रोडक्ट्स, तो हमारी आंखों में, हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन काज कर देते हैं, बीमारियां काज कर देते हैं। इसलिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग में उनकी स्टेरिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टेरिलाइज से क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। और स्टेरिलाइजेशन के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, लाइक ड्राई हीट हो गया, रेडिएशन से, क्योंकि कुछ मेडिसिन होती हैं वो ड्राई हीट से हो जाती हैं, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हमें मॉइस्ट हीट की यूज़ होती है, तो हमें उनको स्टेरिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिसइंफेक्शन भी सेम स्टेरिलाइजेशन की तरह होता है। स्टेरिलाइजेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर रहे होते हैं और उनके स्पोर्स को भी किल कर रहे होते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन में जस्ट हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना होता है, ठीक है। आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड द प्रिजर्वेटिव्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ विच फार्मासिस्ट एंड अदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन शुड हैव द नॉलेज। लाइक ऐसे केमिकल्स वगैरह यूज करने होते हैं कि जिससे हमने अपना जो भी मेडिसिन है या कोई भी चीज़ है, कोई एंटीसेप्टिक वगैरह है, उसको हमने स्टेरिलाइज कर लेना है, डिसइंफेक्टेंट कर लेना है, और फार्मासिस्ट के पास और कोई भी अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन में काम कर रहा है, उसके पास डिसइंफेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके पास डिसइंफेक्शन का नॉलेज नहीं होगा तो वो सही केमिकल्स को यूज़ नहीं करेगा और हमारे पास सही तरीके से डिसइंफेक्शन नहीं होगी और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सही तरीके से किल नहीं हो सकेंगे। इसलिए सही नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फार्मासिस्ट के पास भी और अदर पर्सन के पास भी जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन में कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंजेक्शंस देख लेते हैं। इंजेक्शंस आर आल्सो सब्जेक्टेड टू द टेस्ट फॉर द पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या होते हैं? पायरोजेंस समझे। पायरोजेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि अगर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाएं तो वो जाके टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और डिजीज काज करते हैं, ठीक है। पायरोजेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं डेट काज राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं व्हेन इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, जब बॉडी में वो एंटर होते हैं। पायरोजेंस कुछ भी हो सकते हैं, हमारे बैक्टीरियाज वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, और उससे जाके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब क्या होता है? फीवर हो जाता है। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में समझ आ गई। स्टेरिलाइजेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस स्पोर्स को किल करते हैं, डिसइंफेक्शन में जस्ट हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। और इसके अलावा फार्मासिस्ट के पास या अदर पर्सन के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन में काम कर रहा है उसके पास डिसइंफेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो मेडिसिन वगैरह के डिसइंफेक्शन करके फिर वो आगे फार्मेसीज वगैरह को दे। और पायरोजेंस का मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को? पायरोजेंस होते हैं कि जो जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो नेक्स्ट पर्सन को क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है। अब स्टेरिलाइज मेडिसिन देख लें। जैसा कि स्टेरिलाइजेशन से तो आप लोगों को पता चल गया ना, स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। हत्ता के कुछ मेथड्स ऐसे भी आ गए हैं, लाइक मॉइस्ट हीट में आ गया है, कुछ मेथड आ गया है जिससे हम उसके स्पोर्स तक को भी किल कर देते हैं। अब स्टेरिलाइज मेडिसिन को स्टेरिलाइज करने की 2 स्ट्रेटेजीज हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रेफरेबल उसका मेथड, कि जिसमें हमने प्रोडक्ट को जब बना लेना है ना तो हमने उसको सील पैक कर देना है। जब हमारे पास कोई भी चीज़ सील पैक होती है ना तो उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं। इस तरह आपने नोटिस किया होना कि बहुत सी मेडिसिन हमारे पास आती हैं, कोई टैबलेट्स आती हैं, सिरप्स आते हैं, तो प्रॉपर सील पैक होते हैं। हम क्योंकि उनको सील पैक करके उसको फाइनल कंटेनर में डाला जाता है, देन उसको हीट से या रेडिएशन से स्टेरिलाइज किया जाता है, देन वो हमारे पास आते हैं। उनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता।
अब हीट या रेडिएशन या अदर मीन्स का क्या मतलब है? कुछ हमारे पास मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हीट से स्टेरिलाइज हो रही होती हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन या फिर हमारे पास टैबलेट्स या सिरप्स वगैरह ऐसे होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट उनको नुकसान दे सकती है, इसलिए हम उनके लिए रेडिएशंस या फिर अदर मेथड यूज़ करके उनको अच्छे से स्टेरिलाइज करके सील पैक करके नेक्स्ट आगे फार्मेसीज वगैरह में या घरों में कहीं भी हम भेजेंगे तो वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक चीज़ होगी, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं होगा, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, हमें नुकसान नहीं देगी। इसलिए स्टेरिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो मेथड ये हो गया कि उसको सील पैक करना है, फाइनल कंटेनर में डाल के उसकी स्टेरिलाइजेशन करनी है हीट से, रेडिएशन से। रेडिएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको गामा रेज़ दे सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ दे सकते हैं, एक्स-रेज़ वगैरह दे सकते हैं। अदर मेथड्स में क्या आ सकता है, मॉइस्ट हीट आ सकता है, ऑटोक्लेविंग आ सकता है, ठीक है? तो हम डिफरेंट मेथड यूज़ करके स्टेरिलाइजेशन करते हैं। अब हम दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। अल्टरनेटिव मेथड इज़ टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टेरिलाइज्ड इंग्रीडिएंट्स। अब इसमें तो हमने उसको सील पैक कर दिया। अब दूसरा मेथड क्या है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है, ऐसी कंडीशंस में यूज़ करना कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको एंटर ही ना हो सकें, ठीक है? ऐसे वहाँ पे कंडीशंस रख देनी है, ऐसा एनवायरनमेंट हमने कर लेना आइसोलेशन में ले जाके उसको, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री ही ना कर सके और हमारे प्रोडक्ट को कंटेमिनेट ही ना कर सके। इसमें तो हमने क्या करना था, उसको पैक कर देना था फाइनल कंटेनर में ले जाके और उसको स्टेरिलाइज करना था हीट से, रेडिएशन से और अदर मेथड से, ठीक है? और सेकंड मेथड में क्या था, ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, ऐसी कंडीशन में यूज़ करना है कि एंट्री ही ना हो सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। डू नॉट परमिट द एंट्री ऑफ कंटेमिनेटेड माइक्रो। कंटेमिनेटिंग क्या होते हैं, जो कि हमें नुकसान दे सकते हैं, कंटेमिनेट हुए होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं, उनकी एंट्री ही ना हो सके। हमने ऐसी कंडीशंस, ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है? 2 मेथड्स हैं मेडिसिन्स को स्टेरिलाइज करने के। अब देख लेते हैं स्पॉइलेज ऑफ मेडिसिन्स। स्पॉइलेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन आप लोगों को वर्ड से शो हो रहा है कि वो स्पॉइल हुई होती है, उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हुई होती है। माइक्रोबियल में क्या आ जाती है, हमारी बैक्टीरिया, वायरसेस, कोई भी माइक्रोब आ जाता है, ठीक है? उसकी कंटेमिनेशन हुई होती है मेडिसिन में। तो ऑब्वियस बात है वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है। अनडिज़ायरेबल का क्या मतलब है कि वो हमारे लिए, हम उसके ख्वाहिशमंद नहीं है, हम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन वाली मेडिसिन नहीं खा सकते, हमें वो नुकसान पहुंचाएंगे और उसके मेन कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लाइक उसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं, ठीक है? क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, एक तो हमारे पास फाइनेंशियल लॉस होगा, जब हम बीमार हो जाएंगे तो हमें दोबारा मेडिसिन लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और प्रॉपर दोबारा, और हमें मेजर भी हो सकता है, लाइक हेपेटाइटिस भी हो सकता है, मेजर बीमारियां भी हो सकती हैं, तो फाइनेंशियल लॉस होगा। मेडिसिन हमने खराब मेडिसिन लेने का लॉस होगा। फाइनेंशियल का मतलब है पैसों का लॉस होना, रेदर देन इल हेल्थ। इल हेल्थ का मतलब है कि हम अगर खराब मेडिसिन खाएंगे तो हमारी अपनी सेहत भी खराब हो सकती है, ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की अपनी सेहत भी खराब हो सकती है और फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है खराब दवाइयाँ खाने से। तो इसलिए मेडिसिन को स्टेरिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आपके लिए स्कोप ऑफ मेडिसिन आप लोग लर्न करना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट में होगा।